पेयर जो है ना उसको तोड़ना पड़ेगा। अकेले जब आप लोग बैठते हैं ना तो ठीक रहता है। चलिए तो एक एक बेंच पे आइए तो। एसी चल रहा है उस पे आइए तो। आप मुस्कान उधर जाइए जल्दी, हरी अप। छोटे बच्चे की तरह बिहेव कीजिए, ये बूढ़े की तरह क्या बिहेव कर रहे हैं। जल्दी, हाँ। और थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिए दोनों। हाँ, कॉर्नर कॉर्नर जाइए और बैग को बीच में रख दीजिए। वेरी गुड। ऑन है क्या? चलिए हम लोग फोटोसिंथेसिस कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख रहे थे। और हम लोग यहां तक पहुंच गए थे, ये पता चल चुका था कि ग्रेन पार्ट में सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज भी बनता है और बाद में वो स्टार्च बनाता है। इसके बाद एक साइंटिस्ट थे T.W. इंगलमैन। इनका एक लैंडमार्क एक्सपेरिमेंट था और तब तक ये जाना जा चुका था कि सनलाइट में 7 कलर्स होते हैं। प्रिज्म का इस्तेमाल करके सनलाइट को ब्रेक करके उसको 7 कलर्स में तोड़ा जा चुका था और सनलाइट को इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में तोड़ना, उसके लिए एक टर्म होता है, वो है स्पेक्ट्रम। तो सनलाइट का स्पेक्ट्रम तैयार किया जा चुका था और प्रिज्म के माध्यम से हम लोग करते थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये जानना चाहा कि अच्छा ऐसा कौन सा सनलाइट का हिस्सा है जिसमें कि फोटोसिंथेसिस होता है और कौन कौन से हिस्से होंगे जिनमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता। यानी उनको जानने का मकसद ये था कि सनलाइट के कौन से हिस्से में, कौन से स्पेक्ट्रम के हिस्से में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है, कम होता है या नहीं होता है, ये नहीं, किस में ज़्यादा होता है या किस में होता है, ऐसे में कर। तो उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट सेट किया। एक्सपेरिमेंट सेट करने के लिए देखिए, इसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ये डायरेक्टली हम लोग जान तो नहीं सकते। जब भी हम पता कर पाएंगे इनडायरेक्टली पता करें, ठीक है। तो उनके पास, ये तो बहुत पहले की बात है, उस समय इतने हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं थे, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, जानकारियां नहीं थी। तो जितनी जानकारी थी कि उसी के हिसाब से वो काम कर सकते थे। अब देखिए T.W. इंगलमैन, ये तो जोसेफ प्रिस्ले के बाद आए थे, ठीक है। और फिर इंगन हाउस के भी बाद आए थे, फिर वॉन नील के भी बाद आए, सॉरी वॉन सैक्स के भी बाद आए। तो इसलिए इनके पास जानकारी था कि अगर फोटोसिंथेसिस होगा तो ऑक्सीजन गैस निकले, ये जानकारी थी, ये एक की फीचर था। दूसरा ये जान चुके थे फोटोसिंथेसिस डन बाय प्लांट्स। क्यों, वाई? क्योंकि इनमें ग्रीन पार्ट होता है, ये भी पता था। ग्रीन पार्ट में ही ऑक्सीजन निकल रहा था, तभी तो रिप्लेनिश कर रहा था बर्निंग कैंडल को और जो ब्रीदिंग माउस था उसको। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, और तब तक क्लासिफिकेशन बहुत लोग जान चुके थे, बहुत पता था। तो प्लांट किंगडम के बारे में पता था, तो ये भी जानते थे कि थैलोफाइटा प्लांट का ही हिस्सा है और थैलोफाइटा बहुत ही सिंपल काइंड के प्लांट्स है। तो उन्होंने यूज किया प्लांट के सोर्स के तरह से, एज ए सोर्स ऑफ प्लांट टेकन एल्गी, ग्रीन एल्गी, और उस स्पीसीज का नाम था क्लैडोफोरा, ठीक है।
तो चूज किया क्लैडोफोरा। अब ऑक्सीजन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, हर वक्त जलता हुआ माचिस का तीली लेके खड़ा नहीं हो सकते, पहली बात। दूसरी बात है, ये उस समय तक और मालूम था कि केवल ऑक्सीजन ही नहीं बल्कि हाइड्रोजन में भी तीली जलेगा तेज, और उसमें तो ब्रिस्क बर्निंग होता है। इसलिए बर्निंग के माध्यम से गैस के बीच में डिफरेंशिएट करना बहुत डिफिकल्ट है, जबकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का नेचर बहुत हद तक फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैच करता है। कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस, मुंह में भी जाए तो पता नहीं चलेगा, टेस्टलेस भी। तो इसलिए ये हाइड्रोजन है कि ऑक्सीजन है, कैसे कंफर्म करेंगे? ये तो प्रॉब्लम है, क्योंकि मिलता जुलता प्रॉपर्टी सब में है। तो बेहतर उन्होंने तरीका सोचा और उन्होंने क्या किया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ढूंढा जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्रो करता है। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया थे जिन्हें ढूंढा गया और उन्हें कहा गया एरोबिक बैक्टीरिया। ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उगते थे क्योंकि वो ऑक्सीजन का थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर लेते। तो हम लोग जो समझते आए हैं कि बैक्टीरिया पूरी तरीके से एनारोबिक होते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे बैक्टीरिया है जो एरोबिक होते हैं, पर डिफरेंस ये है कि वो पूरी तरीके से ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तो होगा नहीं। तो एक लिमिटेड यूज वो कर सकते हैं। ओवरऑल क्या होगा कि उस बैक्टीरिया में ऑक्सीजन के वजह से डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, दैट वुड नॉट बी किल्ड। और ये आर्किया तो हो नहीं सकता, यू बैक्टीरिया ही हो। तो ऐसे कई यू बैक्टीरिया स्पीसीज हैं जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उगते हैं, पनपते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है, दे नीड ऑक्सीजन फॉर देयर ग्रोथ। सेकेंडली, selected some aerobic bacteria that can grow in presence of oxygen, जो ऑक्सीजन लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उगेंगे, ग्रो करेंगे, नंबर बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए इन प्रॉपर्टीज का यूज उन्होंने कैसे किया। ये हो गया पेट्री प्लेट, शीशे का डिश है। ठीक है, इसमें भर दिया पानी, ये हो गया वाटर। ठीक है, इसमें क्लैडोफोरा क्लोरोफाइसिको यानी ग्रीन एल्गी को पनपाया। ठीक है, कल्चर किया, बढ़ा। अब उन्होंने क्या किया, प्रिज्म सेट किया। ये रहा सन, इससे आया सनलाइट, और सनलाइट इस पे पड़ते ही स्पेक्ट्रम तैयार हुआ। अब बताइए, तो ऊपर के तरफ और नीचे के तरफ कौन रहेगा? यहां क्या होगा, वायलेट या रेड? और इधर ये पूरा लाइट यहां से यहां तक पड़ा। ठीक है, सनलाइट मिल रहा है, वाटर मिला हुआ है, ओपन कंडीशन में है, कार्बन डाइऑक्साइड भी एबंडेंट है, खुद ग्रीन है, क्लोरोफिल उसके पास है, फोटोसिंथेसिस तो होगा। ठीक, अब उन्होंने क्या किया, इस पर ऐड किया एरोबिक
बैक्टीरिया। तो एरोबिक बैक्टीरिया वहीं पे उगेगा जहां उसे ऑक्सीजन मिलेगा, क्योंकि वो ऑक्सीजन लाइक करता है, और जहां ऑक्सीजन नहीं है वहां पे इस बैक्टीरिया का पॉपुलेशन नहीं दिखा। ठीक, तो इस सनलाइट में सातों प्रकार के लाइट्स हैं। उन्होंने पाया क्या, ये रेड रीजन, ये ब्लू रीजन, और यहां पे कहीं ग्रीन लाइट। ठीक है, व्हाट यू ऑब्जर्व, बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रोइंग। बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रोइंग। नो बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रोथ। ये ऑब्जर्वेशन। अब इससे क्या पता लग रहा है, ये है एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट में क्या क्या किया सब आपको दिख रहा है। क्लैडोपोडा को बढ़ाया गया, पनपाया गया। पहले व्हाइट लाइट दिया जा रहा था, अब स्पेक्ट्रम के सहारे अलग अलग प्रकार कलर का लाइट उसके ऊपर पड़ रहा है, अलग अलग रीजन पे, है ना। और फिर एरोबिक बैक्टीरिया को वहां पनपने के लिए दे दिया गया। एरोबिक बैक्टीरिया पनप रहा है, लेकिन दो ही खास रीजन में, रेड रीजन ऑफ लाइट में और ब्लू रीजन ऑफ लाइट में, है ना। और ग्रीन रीजन ऑफ लाइट में बैक्टीरिया पनप नहीं रहा। अब इससे क्या आप इन्फरेंस ड्रॉ करेंगे, इससे क्या निष्कर्ष निकालेंगे? किस पर हम लोग को फोकस करना है? एरोबिक बैक्टीरिया है तो ऑक्सीजन डिपेंडेंट है, यानी उन क्षेत्रों में जहां पर ऑक्सीजन होगा वहीं पे ये बैक्टीरिया ग्रो कर रहा होगा। इससे क्या साफ पता चल रहा है कि जहां पर पनप रहा है वहीं पे ऑक्सीजन है। तो वहां कौन कौन सा लाइट आ रहा है? एक ब्लू लाइट और एक रेड लाइट, यानी रेड लाइट और ब्लू लाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीजन निकल रहा है। ग्रीन लाइट वाले रीजन में ऑक्सीजन नहीं निकल रहा है, तभी तो वहां एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो नहीं किया। और ऑक्सीजन जहां से निकल रहा है, क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस वहीं से हो रहा है या नहीं? फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन रिलीज करता ही है, यानी उन रीजन्स ऑफ लाइट में जहां ऑक्सीजन निकल रहा है वहीं पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, जहां पे ऑक्सीजन नहीं निकल रहा है वहां फोटोसिंथेसिस नहीं। यही पता चला, और इससे मालूम चला कि ग्रीन लाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होता। अब ऑब्जर्वेशन तो हो गया, मतलब भी निकाल लिए, कारण भी तो बताइए भाई, ऐसा क्या कारण होगा कि ग्रीन लाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा? आप खुद सोचिए तो जरा, इसमें फिजिक्स इन्वॉल्व। सोचिए जरा, 2 मिनट समय जरूर लेना। क्या ऐसा हो सकता है कि ग्रीन लाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं? अच्छा, एक हिंट देते हैं। कोलिजन का मामला है, एक तरह से आप समझ सकते हैं। कोलिजन में क्या होता है, कोई एक पार्टिकल आया दूसरे पार्टिकल से टकराता है, और क्या होता है, फिर दोनों अपने रास्ते चल देते हैं, होता है ना ऐसा। और जितना एनर्जी जिसको ट्रांसफर हुआ, जितना मोमेंटम जिसको ट्रांसफर हुआ, उस हिसाब से चल देता है। ज्यादा मोमेंटम दे दिया तो जिससे टकराया वो ज्यादा तेजी से चलेगा, अगर मोमेंटम दे ही नहीं पाया वो वहीं का वहीं रह जाएगा।
यही ना होता है। बस इस पर सोचिए, बहुत हद तक इससे आपको चीज क्लियर करने में बनेगा। यानी क्या है, कोई पार्टिकल कोलिजन के बाद मूव कर रहा है तो उसका आप काइनेटिक एनर्जी देख सकते हैं ना, यानी एनर्जी ट्रांसफर हुआ, एनर्जी ट्रांसफर हुआ, तभी ना उसमें काइनेटिक एनर्जी दिख रहा है भाई। यानी कोलिजन से एनर्जी ट्रांसफर होता है। ठीक, क्लियर? मानते कि नहीं मानते? नहीं मानते? वर्क का आप लोग जब ये पढ़े हैं, क्या कहते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन, तो वर्क और एनर्जी का डायमेंशन एनालिसिस करने के बाद क्या मिला? सेम है कि डिफरेंट है? सेम है। तो वर्क एनर्जी आपस में इंटरनल कन्वर्सन हो सकता है कि नहीं होता है? इंटर कन्वर्सन होता है कि नहीं होता है? वर्क एनर्जी थ्योरम भी है फिजिक्स में, काइनेटिक्स आप पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा। काइनेमेटिक्स, आई मीन काइनेटिक्स और केमिकल काइनेटिक्स हो जाता है, काइनेमेटिक्स फिजिक्स में जो पढ़ता है। वर्क एनर्जी थ्योरम है, इसी वजह से वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है एनर्जी वर्क में, क्योंकि डायमेंशनली दोनों सेम है। तो उसी तरीके से यहां सोचना है कि कुछ तो हो रहा है जिसमें एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। आपको हिंट दे दिए, क्लू दे दिए, आपको बता ही दिए, बस उसको स्मार्टली अप्लाई कीजिए और जवाब दे दीजिए कि क्या ऐसा हो रहा है कि ग्रीन लाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रहा है, लेकिन रेड लाइट में और ब्लू लाइट में फोटोसिंथेसिस हो जा रहा है। भाई तभी तो ऑक्सीजन निकल रहा है, ये हम नहीं कर रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट बोल रहा है कि उन लाइट्स में ऑक्सीजन निकला, इसका मतलब है वहां फोटोसिंथेसिस हुआ तभी ना ऑक्सीजन निकला। क्लियर है कि नहीं? हाँ, किताब नहीं, किताब देख लीजिएगा तो फिर आपका सोचने का क्षमता यहाँ कम हो जाएगा। नो चीटिंग। हम चाहते हैं कि आप अपने से इसका आंसर खुद ढूंढिए, ये आपको सोचना सिखाएगा, एनालिसिस, जो आपको 11th और 12th में जरूरी है। दो मिनट टाइम देते हैं, सोचिए तो, और उसके बाद जवाब दीजिए। हाँ, तो बहुत सही आप सोचे। ये कहने का मतलब है कि ग्रीन कलर का ये दिख रहा है, क्यों? कौन करने वाला है ये काम? क्लोरोफिल। अब तो हम जानते हैं क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल ग्रीन कलर का क्यों दिख रहा है? क्योंकि ग्रीन कलर के लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। जो लाइट उसके पास है ही नहीं, जिसे उसने एब्जॉर्ब ही नहीं किया, हाउ कम कि उसमें वो फोटोसिंथेसिस कर लेगा? हाउ कम कि वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा उसको? है ना? इसलिए ग्रीन कलर के लाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, पर रेड कलर का ब्लू कलर का लाइट एब्जॉर्ब हुआ। इसीलिए उन ग्रुप ऑफ लाइट्स में, उस बैंड ऑफ लाइट में फोटोसिंथेसिस हुआ। और बताइए, अगर हम आपको तुरंत बोल देते तो आपको इसका इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आता, और ये अपने आप में कितना महान प्रयोग है। आप ये समझिए, आज के डेट में इन सब चीजों को हम लोग एक मशीन के मदद से, 10 लाख 15 लाख का मशीन आता है, उसके मदद से इसको सेटिस्फाई करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने इतने सिंपल मेथड से, जीरो कंजम्पशन से, कोई भी पैसा लगा होगा इसमें, कहीं से भी क्लैडोफोरा एल्गी मिल जाएगा, कहीं से भी एरोबिक बैक्टीरिया मिल जाएगा, उसके लिए जीरो कॉस्ट पे उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया। और ये पता लगा लिया कि कौन से लाइट पे फोटोसिंथेसिस होगा और कौन से लाइट पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, समझ रहे हैं? और इसको कहते हैं, जिस लाइट पे फोटोसिंथेसिस हुआ वो लाइट एब्जॉर्ब हुआ, इसीलिए डिटेक्टर में वो लाइट नहीं दिखाई देता, क्योंकि क्लोरोफिल ने उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। पूरा का पूरा लाइट तो खींच नहीं सकता, तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा वो खींच लेगा और वो दिखाई पड़ेगा इंटेंसिटी की कमी के माध्यम से। और लाइट जब आप पढ़ेंगे तो सर आपको बताएंगे एनर्जी क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होता है। एनर्जी होता है वेवलेंथ, या जो उसका फ्रीक्वेंसी है,
उसके रेस्पेक्ट में एच न्यू और एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ दैट वेव। तो उसका वेवलेंथ या उसका फ्रीक्वेंसी उसका एनर्जी बताता है। अब इंटेंसिटी चमक वो बताता है नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो फोटोन क्या है? वो पार्टिकल है लाइट का। और आगे आप पढ़ेंगे फिजिक्स में ही लाइट के दो नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। तो उसके अलग अलग फेनोमेना है। तो वेव नेचर से आप पढ़ते हैं वेव ऑप्टिक्स और पार्टिकल नेचर से आप पार्टिकुलर ऑप्टिक्स पढ़ते हैं। तो हम फिजिक्स में उतना नहीं जाएंगे, पर यह जान लीजिए कि लाइट भी बने हुए हैं किनसे? पार्टिकल से, और फोटोन उसका रिप्रेजेंटेशन। तो जितना फोटोन होगा उतना ज्यादा चमक होगा, और जितना फोटोन कम होगा उतना चमक घट जाए। तो है क्या? जब यहां से लाइट चला उस समय जब आप मेजर करेंगे उसका इंटेंसिटी, जैसे रेड लाइट पे हो रहा है और ब्लू लाइट पे हो रहा है, तो रेड लाइट और ब्लू लाइट का जब आप इंटेंसिटी मेजर करेंगे तो आपको कुछ वैल्यू मिलेगा। फॉर एग्जांपल एक्स और वाई मिला, ठीक है। जब इससे पास करने के बाद आप रेड लाइट और ब्लू लाइट का इंटेंसिटी मेजर करेंगे, यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स, आपको कमी दिखाई देगा। यानी रेड का अगर एक्स माने हैं तो एक्स से कम मिलेगा आपको इमर्जेंट निकलने वाले लाइट, और y माने हैं इंटेंसिटी, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया। अगर ब्लू का माने है तो जितना इंसिडेंट रे में था इमर्जेंट रे में घट जाएगा। तो ये जो डिफरेंस है वो क्या है? उतना फोटोन इसने खींच लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, उसकी एनर्जी को ले लिया, तो फोटोन आगे जा ही नहीं पाया। समझ गए? और उस लाइट का इस्तेमाल करके इसने केमिकल कंपाउंड्स बनाए, ग्लूकोज और केमिकल बॉन्ड बना। सो जो स्पेक्ट्रम एब्जॉर्ब हो गया उसे कहेंगे, और उसको जब डिटेक्टर पे चेक करते हैं तो जो पैटर्न मिलता है उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है? और जो फंक्शन है उस स्पेक्ट्रम के वजह से जो फोटोसिंथेसिस हुआ वो फंक्शन हुआ, तो ये एक्शन के वजह से हुआ। इसलिए फोटोसिंथेसिस को जब मेजर किया जाएगा कौन से वेवलेंथ ऑफ लाइट पे हो रहा है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मेजर करेंगे तो उसका जो ग्राफ आएगा वो हो जाएगा एक्शन स्पेक्ट्रम का ग्राफ। और बुक में पन्ना पलटिएगा, आप देखिएगा, आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वो देखिए उस तरफ, ये जो ग्राफ दिया हुआ है वो जो उस साइड वाले पेज पे ग्राफ दिया हुआ है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम, और दोनों को सुपर इम्पोज करके बता रहा है कौन से वेवलेंथ पे, कौन से एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पे एक्शन स्पेक्ट्रम मिलेगा। जो मशीन के मदद से किया गया ग्राफ डिफाइन किया गया उसे इंगलमैन ने इस सिंपल एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया था। तो ये दुनिया का पहला एक्सपेरिमेंट था जहां से एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का महत्व दिखाया गया। समझ गए? दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। नोट कीजिए, ड्रॉ कीजिए डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें लिखिए inference, INFERENC, inference from the Engelmann experiment, inference from the Engelmann experiment, inference from the Engelmann experiment। पॉइंट नंबर 1 लिखिए, inference from the Engelmann experiment। Point number 1. This was the first ever experiment. This was the first ever experiment for. This was the first ever experiment for establishing, स्थापित करने के लिए, for establishing
establishing, establishing the importance of absorption spectrum. Absorption spectrum. ये हेडिंग हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा डील करेंगे। डैश दे के लिखिएगा, द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स absorbed the spectrum मतलब जो लाइट प्रिज्म से टूटकर बाहर निकल रहा है वो स्पेक्ट्रम हो गया। The photosynthetic pigment can absorb the spectrum in red region and blue region of light. The photosynthetic pigments कर दीजिएगा, the photosynthetic pigments can absorb spectrum in the red region and blue region of light, and so oxygen was coming out, representing दिखाता हुआ, representing the occurrence of photosynthesis. Representing the occurrence of photosynthesis. So this is SO, so full stop के बाद, so this is the absorption spectrum for red light and blue light. So this is absorption spectrum for red light and blue light. हो गया पहला पॉइंट डील हो गया। अब आइए दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है absence of photosynthesis absence of photosynthesis in the green region of light, या green region, हाँ ठीक है, green region of light. Absence of photosynthesis in the green region of light. अंडरलाइन करके इसको डील करेंगे। डैश दे के लिखिएगा, there was no oxygen production there was no oxygen production in this region of light as there was no oxygen production in this region of light as the aerobic bacteria did not grow here. यहाँ पे पनप नहीं रहे। as the aerobic bacteria did not grow here. कारण aerobic bacteria यहाँ पे पनप नहीं रहे। as the aerobic bacteria did not grow here. Full stop. The reason is the photosynthetic pigments appear green. The reason is the photosynthetic pigments appear green and thus they reflect
green color of light. Reflect green color of light. So comma देके, so no absorption, so no absorption, and hence no photosynthesis, and hence no photosynthesis. बाद में क्या हुआ, इसी एक्सपेरिमेंट का डिटेल करके और ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल स्टडी करके, है ना, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम की स्टडी की गई। वो लेटर पार्ट, अभी भी हिस्टोरिकल अप्रोच खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा और बाकी है। और ये है वान नेल, एक साइंटिस्ट थे, जूलियस वान नेल। इनके एक्सपेरिमेंट और इनके एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के ऊपर फोटोसिंथेसिस को देखने का नजरिया हमारा बदलने वाला है, और इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को हम और अच्छे से समझने वाले हैं। ये देगा हम लोग को फोटोसिंथेसिस का एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। देखिए यहाँ फिजिक्स के नजर से हम लोग फोटोसिंथेसिस को देखे, अब केमिस्ट्री की नजर से देखिए। एक्सपेरिमेंट ऑफ वैन नील। इन्होंने क्या किया, फैन ऑफ कर दीजिए, तकलीफ हो रही है। यूज्ड green sulfur bacteria, which were photosynthetic. और ऑब्जर्व क्या किया, ऑब्जर्व दैट it used sulfur in place of oxygen as H2S and not H2O as a reducing agent फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। इन्होंने पाया क्या, वाटर के जगह पे H2S यूज कर रहा है, यानी ऑक्सीजन के जगह पे सल्फर यूज कर रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन के जगह पे सल्फर का कंपाउंड, ऑक्सीजन के कंपाउंड के जगह पे सल्फर का कंपाउंड यूज कर रहा है, सो दैट कि उसे उस कंपाउंड के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उस हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेगा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, किसको रिड्यूस करना है, कार्बन डाइऑक्साइड। और आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन तो हम लोग छोटे से ही देखते आ रहे हैं, उसमें हम क्या दिखाते हैं, एक तरफ प्रोडक्ट साइड में क्या रहता है, ग्लूकोज, कार्बन का एक ही सोर्स दिखता है, वो है ग्लूकोज, और उसमें 6 कार्बन होते हैं। और रिएक्टेंट साइड में रहता है क्या, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी इकलौता कार्बन का सोर्स, और 6 कार्बन डाइऑक्साइड इधर से यूज हो रहा होता है, और उधर से एक मॉलिक्यूल C6H12O6 प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो अकेले ग्लूकोज में 6 कार्बन है, और इनका स्रोत है कौन, तो कार्बन डाइऑक्साइड का 6 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड से ही ग्लूकोज बन रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का ही कार्बन ग्लूकोज में नजर आ रहा है, पर कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन और ऑक्सीजन ग्लूकोज में नजर तो आ रहा है, हाइड्रोजन नहीं नजर आ रहा है।
आ रहा है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन है? नहीं है। तो कोई तो होगा जो कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन दिया होगा, तो कोई सोर्स चाहिए हाइड्रोजन डोनर के रूप में। ये कौन है? ये वाटर है प्लांट के केस में, और इसके केस में बैक्टीरिया, जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया थे, है ना, या पर्पल बैक्टीरिया भी होते हैं, उनमें रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कौन पाए जाते हैं? H2S, सल्फर का इस्तेमाल होता है। वाटर यूज करता है प्लांट और H2S यूज कर रहा है ये। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बहुत सारे वैरायटी है, कोई तो सल्फ्यूरिक एसिड यूज करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं क्या बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस थोड़ा सा अलग ही डायमेंशन दे रहा है। वो सल्फर पर डिपेंडेंट है और प्लांट ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट। ठीक है, अब देखिए एक और चीज दोनों में कॉमन है, फोटोसिंथेसिस के बाद हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीजन गैस निकल रहा है, देखे ही है, ऑक्सीजन गैस निकल रहा है, पर ये किनका प्रोडक्ट है, किनके द्वारा दिया गया? प्लांट्स। इवन थाइलोफाइटा जो ग्रीन एल्गी है वो भी ये प्रोड्यूस कर रहा है ऑक्सीजन। लेकिन ये बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर तो रहा है, उसमें भी ग्लूकोज बन तो रहा है, लेकिन वो ऑक्सीजन के जगह पे फ्री सल्फर रिलीज करता है। तो आप सोचिए, फ्री सल्फर अगर रिलीज होगा, H2S में से हाइड्रोजन कहां गया? हटा होगा। तो कौन प्राप्त किया? कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त किया, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन नहीं और ग्लूकोज में हाइड्रोजन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड पर कार्बन और ऑक्सीजन, ग्लूकोज में कार्बन और ऑक्सीजन के रूप में दिख रहे हैं, पर जो हाइड्रोजन नहीं है उस हाइड्रोजन के स्रोत के रूप में वाटर यूज किया जाता है प्लांट्स में, और इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में यूज किया जा रहा है सल्फर, H2S, है ना। तो ये बात उन्होंने नोटिस किया, तो क्या लिखा गया? यूज सल्फर इन प्लेस ऑफ ऑक्सीजन एज H2S and not H2O as a reducing agent for carbon dioxide. Serial number 2. It was like plants produced glucose in presence of sunlight using ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सनलाइट में ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है। ठीक है, सीरियल नंबर 3, इसलिए उन्होंने एक जनरलाइजेशन किया। ही generalized many things। पहला जनरलाइजेशन किया, जो शुगर बन रहा है, शुगर प्रोड्यूस्ड इन फोटोसिंथेसिस, देखिए कितना बुद्धिमानी से काम किया। वो क्या है? C6 H12 O6 और ये है ग्लूकोज, है कि नहीं? अब एक काम कीजिए, इसमें कॉमन निकालिए, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से उसका जो स्टोकियोमेट्रिक कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है, उसमें से कॉमन निकालिए। यहां देखिए तो 6, यहां भी 6, यहां भी 6 है, पर यहां 6 गुना 1 है, यहां 6 गुना 2, यहां 6 गुना 1, तो हम यहां 2 लिख दें और ब्रैकेट के बाहर 6 लिख दें। ठीक है, और 6 को हम n मान लें, ऐसे लिख दें, और जानते हैं ये क्या बन जाएगा? CH2O होल n। ये है जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला फॉर ए मोनोसैकेराइड। ये किसी मोनोसैकेराइड यानी कार्बोहाइड्रेट का सिंगल यूनिट जो होता है
स्मॉलेस्ट यूनिट, वो स्मॉलेस्ट यूनिट या सिंगल यूनिट का जनरल फॉर्मूला। ठीक है, तो पहला जनरलाइजेशन हुआ कि कार्बोहाइड्रेट को यानी जो शुगर बनेगा उसको हम CH2O होल N के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इनका जो वैल्यू होगा आगे देखा जाएगा। दूसरा जनरलाइजेशन उन्होंने कहा क्या, फॉर फोटोसिंथेसिस ए रिड्यूसिंग एजेंट with 2 hydrogens is needed as H2A। ठीक है, एक रिड्यूसिंग एजेंट फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए जो H2A होगा, where A can be oxygen, sulfur, etc। अब देखिए A के जगह पे ऑक्सीजन रख दीजिए, क्या बन जाएगा? A के जगह पे सल्फर रख दीजिए, क्या बन जाएगा? ठीक, ये दूसरा जनरलाइजेशन हो गया। तीसरा, इन फोटोसिंथेसिस the number of carbon dioxide molecules reduced by H2A the same stoichiometric number comes as value of N in the carbohydrate formed। इस लाइन को बड़े गौर से समझिए। कह रहे हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान जितना मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड खर्च होगा उतना नंबर, वो नंबर जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड लगा वो नंबर कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल फॉर्मूला होगा उस जनरल फॉर्मूला में एन के शक्ल में नजर आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन प्लांट फोटोसिंथेसिस 6 carbon dioxide molecules are used, so CH2O whole 6 is formed। कितना सही बात बताया? जितना कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल आप खर्च कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान वही संख्या यहां पर एन के शक्ल में नजर आएगा। ठीक है, ये नजर आए, ये बात है। और एक इंपॉर्टेंट, अच्छा यहां तक लिखिए। अब देखिए थोड़ा आगे बढ़े, सीरियल नंबर डी में कहते हैं ये, या इससे इन्फरेंस निकलता है या उन्होंने जो ऑब्जर्व किया वो बता रहे हैं। ही ऑल्सो सेड दैट इन फोटोसिंथेसिस a number of molecules of water is also formed। वाटर के भी मॉलिक्यूल्स बनते हैं प्रोडक्ट के रूप में, नॉट एज ए रिएक्टेंट बट एज प्रोडक्ट वाटर जरूर बनता है। सो
the overall reaction, reaction, of photosynthesis is H2A plus CO2 CH2O whole n plus A plus H2O। अब इसको बैलेंस करने का जरूरत है, तो यहां देखिए ऑक्सीजन दो ठो, दो से गुना कर दीजिए दोनों तरफ ऑक्सीजन। एक मिनट, अभी तो n बराबर 1 लेकर चल रहे हैं, है ना, n बराबर 1 लेकर चल रहे हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ एक ठो, ऑक्सीजन यहाँ एक, ठीक है। अब हाइड्रोजन गिनिए, हाइड्रोजन दो यहाँ, दो यहाँ, टोटल कितना हो गया, 4। तो यहाँ 2 से गुना कीजिए, हाइड्रोजन हो गया 4। अब A क्या हो गया, 2, यहां पर कर दीजिए 2। अब कार्बन देखिए तो 1 है, कार्बन 1 है। अब मिला के देखिए क्या ये बैलेंस है, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, और कहीं इधर नहीं, यहाँ हाइड्रोजन 1 2, और कहाँ गया 2 2 4 हाइड्रोजन हो गया। A 2 1 2 2, A भी बैलेंस हो गया। कार्बन 1 है, कार्बन 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 2, ऑक्सीजन 1 और 1 2। लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड आर बैलेंस्ड। तो ये है जनरल इक्वेशन फॉर एनी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। अब यहां पे क्या बोला है कि अगर प्लांट है तो वो H2A के रूप में क्या यूज करेगा, H2O। अगर वो सल्फर वाला बैक्टीरिया है, H2A के जगह पे क्या यूज करेगा, H2S, ठीक है। तो चेंज कर दीजिए रिएक्टेंट को, आपका A अकॉर्डिंगली मॉडिफाई हो जाएगा और रिएक्शन फॉर फोटोसिंथेसिस मिल जाएगा। इसको नोट कीजिए। सो फॉर ए प्लांट फोटोसिंथेसिस, CH2O होल n बराबर कितना है, 6 है ना, 6 है। तो ये क्या बन जा रहा है, C6H12O6 बन जा रहा है। तो अगर यहां n का वैल्यू 1 है तो Ca2 का वैल्यू 1 है। अगर यहां 6 करना है तो LHS RHS दोनों तरफ 6 से गुना करेंगे। सहमत है सभी? तो हम 2H2A plus CO2 giving CH2O whole n plus 2A plus H2O, लेफ्ट हैंड साइड को 6 से, सॉरी राइट हैंड साइड को 6 से और लेफ्ट हैंड साइड को 6 से गुना करें, तब ना हमको n का वैल्यू 6 मिलेगा यहां से, है कि नहीं। तो देखिए तो रिजल्ट अल्टीमेटली क्या आ रहा है, 12H2 एंड ये चीज छूट गया, H2A बराबर H2O है ना। तो A बराबर क्या है, O है।
तो 12H2O प्लस 6CO2 गिविंग अस C6H12O6 प्लस 12O प्लस 6H2O लिखा जा सकता है। और 12O बराबर क्या हो जाएगा? 6O2 होगा ना। 12O बराबर 6O2 होगा ना। दो है ना यहाँ, इसको 6 से गुना करेंगे ना, दोनों तरफ 6 से गुना करना है, 6 दूनी 12 हो गया। तो 12O को 6O2 लिख सकते हैं, 6O2 लिखा, ठीक है। इसलिए प्लांट के फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में देखिए, वाटर इज अ रिएक्टेंट, वाटर इज अ प्रोडक्ट, hence in plant photosynthesis water is a reactant and product both। वाटर प्लांट के फोटोसिंथेसिस में रिएक्टेंट प्रोडक्ट बोथ है। इन बैक्टीरियल सल्फर बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस द केमिकल बैलेंस्ड रिएक्शन इज, बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होगा? 6H2S, क्योंकि वहां H2A के जगह पर क्या है? H2S, 6H2S प्लस 6 का 12 ना हो जाएगा, H2S plus 6CO2 giving us C6H12O6 plus 12S, जिसको हम लोग 6S2 लिख सकते हैं, प्लस ये प्रेसिपिटेट बन जाता है, ये सॉलिड है, प्लस 6H2O। सल्फर और ऑक्सीजन के स्टेट ऑफ मैटर में अंतर होता है ना। सल्फर क्या है? सॉलिड है। ऑक्सीजन क्या है? गैस है ना। तो यहां सल्फर ऐसे प्रेसिपिटेट मिलेगा और वहां ऑक्सीजन ऐसे गैस मिलेगा। तो ये बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस का ओवरऑल रिएक्शन और ये प्लांट फोटोसिंथेसिस का ओवरऑल रिएक्शन। समझ में आया? दिस इज हाउ the photosynthesis is described।